तब यहाँ मिन और उसके साथी अपने प्रिजनर वाले कपड़ों को उतार कर नॉर्मल कपड़ों को पहन लेते हैं और जॉन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आखिरकार उन्हें घर जाने का मौका मिल रहा है। तब हवाजिन भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें आजाद कर दिया गया है, जिस वजह से मिन को छोड़कर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और जल्द से जल्द वहाँ से जाने लगते हैं। तब मा ग्योम मिन को आवाज लगाता है और उसे बताता है कि वो अगले 4 सालों के लिए वहीं पर है, जिस वजह से उसे उम्मीद है कि वो अगले 4 सालों में मिन से वहाँ पर दोबारा से जरूर मिलेगा। तब थोड़ी देर बाद प्रिजनर्स का खेल कूद का टाइम होता है और मा ग्योम एक्सरसाइज कर रहा होता है और तभी हवाजिन उससे मिलने आ जाता है और उसके अच्छे काम के लिए उसे सिगरेट ऑफर करने लगता है, पर मा ग्योम इसके लिए मना कर देता है और हवाजिन से उसकी कोल्ड ड्रिंक मांगता है। तब मा ग्योम हवाजिन से पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो बच्चे सुधर गए हैं, और यहाँ हमें वो वैन दिखाई जाती है जिसमें बिठा के मिन और उसके साथियों को वापस लेकर जाया जा रहा होता है और जॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मा ग्योम ने ऐसा क्यों कहा था कि वो उनसे दोबारा से जेल में मिलेगा, क्योंकि उनका वापस जेल में जाने का तो कोई इरादा नहीं है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हवाजिन ने मिन को उसका जवाब दिखाया होता है और मिन ने वहाँ पर लिखा होता है कि अगर वो दोबारा से कभी भी जेल में वापस आएगा तो वो खुद को फांसी लगा लेगा, जिस वजह से मिन पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसके सवाल का जवाब कैसे है। तुम्हें लगा होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो, पर तुम गलत चीज के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ह्यूमन नेचर कुछ ही हफ्तों में चेंज नहीं होता है, और अगर ऐसा हो तो ऐसा सिर्फ फेरी टेल्स में ही होता है। मैं तुम्हें यहाँ पर इस वजह से लाया था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से प्रिजनर्स हैं जो कि तुम्हारी तरह ही जुवेनाइल लॉ का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि वो बार बार जेल में आते रहें, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि आखिरकार उनका क्राइम कितना ज्यादा सीरियस है। और इसी तरह लोग क्राइम को लेकर एडिक्टिव बनते हैं और ये अल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम सिस्टम के लूप होल का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, पर तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम क्राइम करने के एडिक्ट हो गए हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि पूरे नेशन में अकेला यही यूथ डिटेंशन सेंटर है, जिस वजह से यहाँ पर तुमने जितने भी लोगों को देखा है तो यहाँ पर वापस आके आधे लोगों से तो जरूर दोबारा से मिल लोगे, और तुम इससे प्रीव्यू समझते हो या फिर वार्निंग, ये तो सब कुछ तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। तब यहाँ मिन को इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है और यहाँ हमें फिर से मा ग्योम और हवाजिन की बातचीत दिखाई जाती है। मुझे रियू नाम के एक बंदे ने TRPA के बारे में बताया था, और ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि आप तब नहीं आए जब मैं स्कूल में था, क्योंकि अगर TRPA उस टाइम वहाँ पर होती तो मैं अपनी जान को बचाने के लिए उन 7 पुलिस को नहीं मारता और हम सबकी जिंदगियाँ ठीक होती। पर अब मुझे लगता है कि आपके होने से सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप जैसे लोग बाहर हैं तो ऐसे मॉन्स्टर की कोई भी जरूरत नहीं है जिसे सिर्फ सरवाइव करने के लिए अपने पुलिस को मारना पड़े और उससे इसका गिल्ट भी ना हो। तब मा ग्योम वहाँ से चला जाता है और उसकी बातों को सुनकर हवाजिन को एहसास हो जाता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तब एक पुलिस वाला हवाजिन को बुलाने आ जाता है, क्योंकि एक प्रिजनर के साथ उसका इंटरव्यू अप्रूव हो चुका होता है, जिस वजह से हवाजिन उस प्रिजनर से मिलने चला जाता है और पुलिस वाला उसे समझाता है कि वो प्रिजनर अभी अभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आया है, जिस वजह से वो गुस्से में हो सकता है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हवाजिन पुलिस वालों को बुला सकता है। तो हवाजिन उस बंदे के साथ इंटरव्यू स्टार्ट कर देता है और हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम चो है, जिसने लोगों को मारा है, रोबरी की है और उसकी इलीगल गैंग्स के साथ इन्वॉल्वमेंट भी रही है। तो हवाजिन उससे पूछने लगता है कि क्या उसे गायोन चोई याद है, जिस वजह से चो जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि उसने उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीट पीट के मारा था और वो कभी भी उस फीलिंग को नहीं भूल सकता, जिस वजह से हवाजिन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गायोन चोय उसी की बीवी होती है। वो शायद मई का महीना था और उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही थी, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। पर स्कूल ने कहा कि वो जून से पहले एयर कंडीशन को ऑन नहीं करेंगे, जिस वजह से मैं स्कूल को छोड़कर वहाँ से जाने लगा। पर मेरी होम रूम टीचर मेरे रास्ते में आ गई। वैसे मुझे साफ साफ याद नहीं है, पर वो किसी चीज के बारे में तो बोल रही थी, और जैसे कि मैंने कहा कि उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी तो मुझे जल्दी ही गुस्सा आ गया और मैंने उसे एक जोरदार पंच मारा। टाइसन ने कहा था कि उसकी लाइफ का बेस्ट पंच वो था जो कि उसने अपनी वाइफ की बॉडी पर मारा था, और इस वजह से मैं भी ये कह सकता हूँ कि जो मैंने उस दिन अपने होम रूम टीचर को पंच मारा था वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पंच था। मैं आज भी अगर आंखों को बंद करता हूँ तो मुझे उसके बोन्स की टूटने की साउंड आती है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये अनफॉर्चुनेट है? अगर उस दिन गर्मी ना होती, अगर स्कूल ने एयर कंडीशन को ऑन कर दिया होता, अगर वो मुझे रोकने ना आती या फिर वो मेरे एक पंच से ना मरी होती तो शायद ये इतना गलत ना होता। तो इसलिए मिस्टर काउंसलर, तुम्हें भी अब समझ आना चाहिए कि मैंने उस दिन कुछ भी गलत नहीं किया था। बस बात तो ये है कि वो अनलकी थी। तो ये सुनकर हवाजिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे पंच मारने के लिए तैयार होता है। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हवाजिन जेल से बाहर आ गया होता है और सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी चॉय उसकी सिगरेट जलाने में मदद करता है और कहने लगता है कि वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान है कि हवाजिन जेल से बाहर आ गया है, क्योंकि उसे तो लगा था कि चो के मर्डर के लिए पुलिस ने अब तक हवाजिन को अरेस्ट कर लिया होगा। आखिरकार मैं उस बंदे के साथ क्या ही करता जो कि पहले से ही अपनी क्राइम की सजा काट रहा है। अब मुझे समझ में आ गया है, चाहे वो क्रिमिनल मेरे सामने था
या फिर चाहे वो विक्टिम का मजाक उड़ा रहा था, पर फिर भी मैं गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। 2 साल पहले जब मैं गायोन को खोने के बाद एक लूजर बन चुका था, तब आपने कहा था कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि उन लोगों को सजा देगी जो कि जुवेनाइल लॉ के पीछे छुपते हैं, ताकि आप उस बंदे जैसे और लोगों को सजा दे सके जिसने गायोन को मारा है। पर उस टाइम मुझे लगा था कि आप बकवास कर रहे हैं, और चाहे मुझे आज भी ऐसा ही लगता हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर बदल रहा है। तो चॉइस से खुश हो जाता है और हवाजिन से पूछने लगता है कि आखिरकार अब वो अगले कौन से स्कूल जाने वाला है। तब हमें स्पोर्ट न्यूज दिखाई जाती है, जहाँ पर एक एंकर वुमेन बास्केटबॉल स्पोर्ट को कवर अप कर रही होती है। आज हम आपको सुपर रूकी स्पोर्ट्स प्लेयर्स से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जिनका नाम सुयॉन और जायॉन है, और ये दोनों बहनें वुमेन बास्केटबॉल की यंगेस्ट नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि इस टाइम स्यूनजियोन हाई स्कूल को अटेंड कर रही हैं। तब हमें उन दोनों बहनों का गेम प्ले दिखाया जाता है, जहाँ पर जायॉन पॉइंट्स को स्कोर करने वाली होती है, पर तभी एक लड़की उसे रोकने आ जाती है, जिस वजह से जायॉन उसे ट्रिक करके अपनी बहन सुयॉन को बास्केटबॉल पकड़ा देती है और सुयॉन 3 पॉइंटर को शूट करके बास्केट कर देती है। और इसी तरह वो बहनें पिछले साल नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल में फेमस हुई होती हैं और उनकी इमेज भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तब हमें ये भी पता चलता है कि सुयॉन को वुमेन हाई स्कूल बास्केटबॉल की एम्प्रेस कहा जाता है, और वो सोशल मीडिया की बटरफ्लाई भी होती है, क्योंकि उसके 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। और उन दोनों बहनों की स्किल की वजह से उन्हें नेशनल टीम का सबसे यंगेस्ट मेंबर चुन लिया गया होता है, जिस वजह से सभी लोग नेक्स्ट ईयर के एशियन गेम्स में उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो सुयॉन और जियोन इंटरव्यूअर को थैंक यू कह के चेंजिंग रूम में चली जाती हैं, जहाँ पर सभी लोग अपनी कैप्टन सुयॉन की तारीफ करने लगते हैं। पर तभी हमें उनकी डार्क साइड दिखाई जाती है, क्योंकि उन्होंने लॉकर के अंदर एक लड़की यूना को कैद कर दिया होता है, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यूना रिपोर्टर्स को उन दोनों का सच बताना चाह रही होती है कि वो दोनों स्कूल की बुलीज हैं। और अब रिपोर्टर्स के जाने के बाद सुयॉन यूना से कहने लगती है कि चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पर उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला है। पर तभी हम देखते हैं हानरे वहाँ पर आ चुकी होती है। तब हमें 13 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिन के साथ वाली लड़कियों को वुमेन की जेल में भेज दिया गया होता है, और हवाजिन और हानरिम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इन लड़कियों को जेरी पर छोड़ देना चाहिए और उस स्कूल चले जाना चाहिए जहाँ पर हम जा रहे थे। अरे हाँ, मुझे याद आया, हमें वुमेन बास्केटबॉल टीम के पास जाना था ना। बिल्कुल सही कहा, और मैंने उनके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सीरियस लग रही हैं, तो इसलिए अगर मैं जल्दी ही वहाँ पर ना पहुँची तो वहाँ पर कुछ भयानक हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं इयोना बुलिंग से तंग आके सुसाइड करने के लिए तैयार होती है, और हमें इयोना का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी हाइट चेक हो रही होती है, और उसकी हाइट को देखकर उसकी टीचर उसे स्पोर्ट्स में कैरियर चूज करने के लिए कहती है। मिडिल स्कूल में मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच की थी, जिस वजह से मेरी हेड कोच हमेशा मेरे घर विजिट करती थी, क्योंकि वो मुझे एक स्पोर्ट्स खिलवाना चाहती थी, और उसी की वजह से मैंने अलग अलग स्पोर्ट्स को ट्राई किया, ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिरकार मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सी स्पोर्ट लगती है। और कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद मैंने बास्केटबॉल को अपना मेन स्पोर्ट चुन लिया। तब एक दिन हमारा मैच सुयॉन के स्कूल के साथ हुआ, और उसके साथ खेल के मुझे एहसास हुआ कि उसके स्किल्स कितनी कमाल की हैं, क्योंकि उसने अपनी स्किल से ही हमें हरा दिया। और मैं उसके एक हाथ की शूटिंग को देखकर पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हो गई और सोचने लगी कि क्या मैं कभी सुयॉन की सेम टीम में खेल पाऊंगी। तब मैंने इस सपने को पूरा करने के लिए 2 साल डट के मेहनत की, और उस प्रेस्टिजियस वुमेन्स बास्केटबॉल हाई स्कूल में पहुंच गई, जहाँ पर सुयॉन जाती थी, और उस टाइम मेरी हाइट भी 6 फुट 1 इंच हो गई थी। पर वहाँ जाने के बाद मेरी स्कूल लाइफ स्मूथली नहीं गई। हम फ्रेशमैन्स को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, और हमें बेकार से रीजन की वजह से सजा भी दी जाती थी, और ये एक ऐसी चीज थी जो कि स्कूल में नॉर्मली हुआ करती थी, जिस वजह से मैंने इसे बहुत ज्यादा सहा। और चाहे जायॉन भी मेरी तरह फ्रेशमैन थी, पर फिर भी उसे ये सजा नहीं मिलती थी, क्योंकि उसकी बहन स्कूल की स्टार प्लेयर थी, और इसी वजह से मुझे उससे जेलसी फील होती थी। पर बदकिस्मती से वही मेरी रूममेट थी, और उसके हमेशा मूड स्विंग्स होते रहते थे, जिस वजह से वो बार बार अपनी बेड को चेंज करती रहती थी, और ना ही साफ सफाई करती थी, और मुझे ही चीजों को लेकर आने के लिए कहा करती थी। वैसे मैंने पहले पहले उसकी कुछ बातें मान ली थी, पर बाद में वो सारी चीजों को मुझे ही कहने लगी, जिस वजह से मैंने एक दिन उसे मना कर दिया। तब जायॉन का दिमाग फिर से घूम गया, और उसने चाकू लेकर मुझे डराने की कोशिश की, पर तभी मैंने उसके हाथ को पकड़कर उसे धक्का दे दिया और उसके हाथ को मोड़ दिया। और ये अच्छी बात थी कि मैंने बास्केटबॉल से पहले जूडो को सीखा था, जिस वजह से मैं उस दिन बच गई। पर उसके बाद से मेरी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो गई। तब अगले दिन वॉशरूम की साफ सफाई करने का जिम्मा जायॉन का था, पर वहाँ पर सीनियर्स को कुछ बाल मिल गए, जिस वजह से उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और जब मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि जायॉन की टर्न है, तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि सुयॉन को मुझसे ज्यादा भरोसा अपनी बहन जायॉन पर था। तब मुझे एहसास हुआ कि एक एस प्लेयर की सिस्टर को टच करने का प्राइस बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ऊपर से उस दिन के बाद किसी ने भी मुझे बॉल पास नहीं किया। तब स्कूल में बस मेरा इतना ही रोल रह गया था कि मैं सुयॉन और जायॉन की मसाज करूं, और
और नेक्स्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसा ही होता रहा, जिस वजह से मुझे पूरा साल बॉल को टच करने का मौका ही नहीं दिया गया। कुछ लोगों को लगता था कि अगर मैं बास्केटबॉल को क्विट कर दूंगी तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, पर मेरे लिए बास्केटबॉल को क्विट करना आसान नहीं था, क्योंकि मिडिल स्कूल से मैंने बस उसी स्पोर्ट को खेला था, जिस वजह से मुझे नहीं पता था कि मैं उसके अलावा क्या करूंगी। तब एक दिन मुझे पता चला कि सुइयोन और जायोन को अगले साल की एशियन गेम्स के लिए नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है, जिस वजह से मुझे लगा कि ये दुनिया बहुत ज्यादा अनफेयर है। बुली होने की वजह से मैंने अपने सपने को खो दिया था, पर उन लोगों का फ्यूचर अभी भी कमाल का था जो कि मुझे बुली कर रहे थे, और इस वजह से मैंने रिपोर्टर्स को इस बारे में बताने की कोशिश की, पर मैं उसमें भी फेल हो गई। तब उस दिन मुझे बहुत ज्यादा बुली किया गया और मुझे पूरा यकीन है कि अब और ज्यादा बुरा होने वाला है, जिस वजह से मैं अब जिंदा नहीं रह सकती हूँ। और ऊपर से टीआरपी मेरी लास्ट उम्मीद थी, पर वो भी यहाँ पर नहीं आई। तब कुछ लड़कियां इयोना को कमरे से बाहर आने के लिए कहती हैं, क्योंकि उनकी टेम्परेरी कोच 30 मिनट पे वहाँ पर आने वाली होती है, जिस वजह से सभी लोग बास्केटबॉल कोर्ट जा रहे होते हैं। और टेम्परेरी कोच इस वजह से वहाँ पर आ रही होती है क्योंकि उनकी कोच जख्मी हो गई होती है, और वो लड़कियां उम्मीद कर रही होती हैं कि जो टेम्परेरी कोच आएंगी वो बूढ़ी ना हो, क्योंकि फिर तो वो उन्हें कुछ नहीं सिखा पाएगी। तब सारी लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर चली जाती हैं और हमें पता चलता है कि उनकी टेम्परेरी कोच और कोई नहीं बल्कि हानरिम होती है, जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करती है और सुयोन जायोन को चिंता करने से मना करती है, क्योंकि उसके सामने हानरिम बहुत ज्यादा छोटी लग रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।